तो कल के वीडियो लेक्चर में हमने कर लिया था समांतर श्रेणी तक, यहाँ तक अपना कंप्लीट है। आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे त्रिभुज को। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं आपको करवा रहा हूँ। त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव को कराने से पहले मैं आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूँगा, जो कि 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है त्रिभुज से। देखिए, ये है त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव, ये पूछा गया है यहाँ पर त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देखिए कि 1 2 ये मान दिया रहेगा आपको, यहाँ एल ई का मान पूछा गया है। ये थेल्स परिमेय से ये सॉल्व होगा, ये जो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो यहाँ पर तब त्रिभुज के कोण होंगे, या कौन से संबंधित सवाल पूछा गया है। इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है त्रिभुज से रिलेटेड। तो जिस टाइप का सवाल यहाँ पर पूछा गया है, इसी टाइप का सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना है बिना स्किप किए। देखिए, यहाँ पर ये भी त्रिभुज का ही सवाल है। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रम से इतना और इतना इस प्रकार है कि इतना समांतर इतना है, तो ये EC का मान पूछा गया है। इसी टाइप का मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो करने वाले हैं हम आज त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव्स। त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव करने से पहले हम त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय को जान लेते हैं, थ्योरम को जान लेते हैं, जिस थ्योरम का प्रयोग होगा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। तो वो थ्योरम कौन कौन सी है? वो थ्योरम है थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। और उसी थेल्स प्रमेय को बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम BPT। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं BPT। ठीक है, या तो हम इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, सॉरी प्रमेय नहीं, थेल्स प्रमेय। और या तो इसका तीसरा नाम क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये तीनों एक ही चीज़ है, एक ही का नाम है ये तीनों। ठीक है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद त्रिभुज से संबंधित और भी कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। एक तो आपको पता होगा ही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपको जानना जरूरी है। और आपको इसमें जानना जरूरी है एक कि अगर 2 त्रिभुज हो, अगर कोई ऐसा 2 त्रिभुज है जो क्या है समरूप हो, अगर 2 त्रिभुज समरूप हो तो इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब मान लेते हैं कि अगर ये त्रिभुज 1 है, ये त्रिभुज 2 है, तो 1 और 2, एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 2, इसका अनुपात क्या हो जाएगा? इसके और इसके भुजा के, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, मैं जब इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो ये आपको ज़्यादा बातें क्लियर होगी कि मैं अभी यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर BPT के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ, जिसका यूज होने वाला है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। तो BPT क्या है? थेल्स प्रमेय क्या बोलता है? थेल्स प्रमेय के द्वारा ऐसा बोला गया, थेल्स के द्वारा, कि अगर कोई त्रिभुज ABC है, अगर इस त्रिभुज ABC में किसी भी भुजा के समांतर, मान लेते हैं कि BC के समांतर एक अगर हम रेखा खींचते हैं जो कि AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर अगर प्रतिच्छेद करे, और ये क्या हो? इसके समांतर हो, BC के समांतर हो, तो ये DE क्या करेगा? ये DE AB और AC को बराबर बराबर अनुपात में बांट देगा। कैसा बराबर अनुपात में बांटेगा? यहाँ पर AD बटा DB इसका अनुपात और AE बटा EC का अनुपात बराबर होगा। यही कहता है थेल्स प्रमेय, और कुछ नहीं है थेल्स प्रमेय, यही है थेल्स प्रमेय। बस इसी को आपको समझना है इसमें। अगर ये आप समझ गए तो इससे त्रिभुज से संबंधित मैक्सिमम सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। और एक ये एरिया वाला, मैक्सिमम टाइम यही दोनों सवाल इससे पूछा जाता है, और कुछ टाइम में ये पूछा जाएगा आपको, ये पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सवाल। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है आपको समझाते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये किताब भारती भवन का है, मैं भारती भवन से आपको इसका सारा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी ए डी बटा डी बी बराबर 5/3 है। ए ई बटा ए सी का मान पूछा गया है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित सवाल है? ये थेल्स परिमेय से संबंधित सवाल है ना। थेल्स परिमेय का इसमें यूज होगा, बीपीटी का यूज होगा इसमें। तो बीपीटी का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। थेल्स परिमेय को ही क्या बोलते हैं? बीपीटी। और इसका एक और नाम क्या है? आधारभूत समानुपातिकता परिमेय। तो क्या बोला गया? एक त्रिभुज एबीसी है, तो एक त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। ये एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी। और इस त्रिभुज में क्या बोला गया है? बोला गया है कि डीई समांतर बीसी। इसमें बोला गया है डीई समांतर बीसी। तो बीसी के समांतर एक रेखा है डीई, डीई समांतर है बीसी के। ठीक है, तो अगर ये इसके समांतर है तो थेल्स परिमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? थेल्स परिमेय के अनुसार हो जाएगा ए डी बटा डी बी का अनुपात किसके बराबर होगा? ए ई बटा ई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही तो बोला गया था थेल्स परिमेय द्वारा। तो इसी का हम इसमें यूज करने वाले हैं। और इसमें क्या मान दिया है? इसमें मान दिया है ए डी बटा डी बी बराबर 5/3 दिया गया है। इसमें क्या दिया है? इसमें ए डी बटा डी बी बराबर दिया गया है इसमें 5/3। ये इसमें दिया गया है आपको। और पूछा क्या गया है? पूछा गया है यहाँ पर ए ई बटा ए सी का मान पूछा गया है। ए ई बटा ए सी का मान पूछा गया है। ठीक है, और दिया किसका किसका मान है? दिया है ए डी का मान। ए डी का मान कितना दिया है? 5। और डी बी का मान कितना है? 3। ए डी का मान 5, डी बी का मान 3 दिया है। और पूछा किसका किसका अनुपात है? ए ई बटा ए सी पूछा है। तो जिस टाइप का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है इसी टाइप के अनुपात में इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है? पहले ए ई पूछा गया, ए ई बटा ए सी। तो इधर के अनुपात को भी ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ हम इसको लिखते हैं ए डी बटा ए बी। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं ए डी बटा ए बी। क्यों ऐसे लिखे? क्योंकि ऐसा ही पूछा गया है। ए ई बटा ए सी पूछा गया, तो इसलिए पहले हम ए डी को लिखेंगे, फिर उसके बटे में ए बी को लिखेंगे। तो ए डी बटा ए बी किसके बराबर होगा? ए ई बटा ए सी के बराबर होगा। ए ई बटा ए सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ए डी का मान रखते हैं। ए डी कितना होगा? ए डी यहाँ पर कितना है? 5 है। और फिर ए बी कितना है? ए बी कितना है? ए बी 5 + 3 8 है, क्योंकि ए डी 5 और डी बी 3। तो ये पूरा ए बी है ना, तो पूरा 5 + 3 कितना है? 8 है। उसके बाद ए ई बटा ए सी, ये मान निकल के आ गया। क्या मान निकल के आ गया? 5/8। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 5/8। समझ में आ गया? तो यहाँ हम किसका यूज किए? बीपीटी का। बीपीटी मतलब थेल्स परिमेय, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय। मैंने आपको क्या बताया था कि बीपीटी का यूज होगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। और मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाया, उसमें भी बीपीटी से संबंधित ही सवाल पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। तो आपको इसको ध्यान से करना है, समझ के करना है। तो आपको भी अभी वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करके वीडियो रोक के इस सवाल को करना है खुद से। उसके बाद आगे बढ़ना है कि कैसे किए, इसको पहले करना है खुद से, उसके बाद फिर अगला सवाल करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आपने ये सवाल कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पर? अगला सवाल है दिए गए आकृति में यदि डी ई समांतर बी सी तब एक्स का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिया गया, ए बी सी त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज में एक्स का मान पूछा है। तो एक्स का मान पूछा है और डी ई समांतर बी सी दिया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है ना, डी ई समांतर बी सी दिया गया है और एक्स बराबर पूछा है। तो इसमें भी किसका इस्तेमाल करेंगे? इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे? इसमें भी प्रयोग करेंगे हम बीपीटी का, थेल्स परिमेय का प्रयोग करके इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको निकाल के बताते हैं। इस सवाल से आपका और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले जो त्रिभुज दिया है उसको बनाते हैं। त्रिभुज दिया है यहाँ पर ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। और इस ए बी सी त्रिभुज में बी सी के समांतर एक रेखा दिया है डी ई, और ए डी एक्स, यहाँ पर एक्स है, ए डी का मान निकालना है। और डी बी है 16, ए ई है 34, ई सी है 17।
तो यहाँ पर x का मान निकालना है, तो BPT का यूज करेंगे और x का मान निकाल देंगे। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो सिंपली इसका मान रखेंगे, AD तो हमको निकालना है और AD के जगह पर यहाँ पर क्या है, AD x है, x लिखते हैं। DB का मान कितना है 16, AE का मान कितना है 34, EC कितना है 17। तो यहाँ से देखिए कटेगा, 17 दूनी 34, तो x बटा 16 बराबर, ऊपर में 2 है नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x गुना 1 क्या हो जाएगा, x गुना 1 तो x, 2 गुना 16, 16 दूनी 32, तो x का मान कितना निकल के आ गया 32। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा B। देखिए कितना आसान है BPT से सवाल को सॉल्व करना, त्रिभुज का बड़ा ही आसान है ये भी, बस आपको BPT समझना है, उसको यूज करना है, अब बड़े आसानी से इस त्रिभुज के सवाल को उड़ा देंगे। अगला सवाल भी BPT से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृति में DE समांतर BC तब EC का मान निकालना है। इसमें भी BPT का प्रयोग करना है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है, और आपका यहाँ किसका मान पूछा है, EC का मान पूछा है, तो EC का मान निकल के आ जाएगा। चलिए इसको भी करवाते हैं आपको। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज क्या दिया गया है, यहाँ पर त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC दिया गया है, और यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि BC के समांतर एक रेखा है DE, उसके बाद AD का मान दिया है 2, DB का मान दिया है यहाँ पर 3, AE का मान है 5 और EC का मान पूछा है। तो सिंपली हम इसमें BPT का यूज करेंगे, BPT मतलब थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, अगर DE समांतर BC है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे। AD का मान कितना है 2, तो AD की जगह 2 रख दिए। DB का मान कितना है 3, DB का मान 3 है, 3 दिया गया है। और AE का मान कितना है 5, EC का मान तो पूछा है तो EC निकालना ही है। यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं तो क्रॉस गुना करते हैं, 2 गुना EC तो 2 EC, 3 गुना 5 15, तो EC बराबर क्या हो जाएगा, EC का मान निकालने के लिए 2 को इधर लेके आएंगे, तो 2 इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, 15 बटा 2, 15 बटा 2 का मतलब 7.5, 15 का आधा 7.5, तो EC का मान कितना निकल के आ गया 7.5। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन B 7.5। तो समझ में आ गया होगा आपको। थेल्स प्रमेय से संबंधित मैंने आपको 3 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करवाए, तीनों ऑब्जेक्टिव बेहद ही आसान थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको साथ साथ में करते जाना है, वीडियो रोक रोक के, जैसे मैंने किया आपको भी वीडियो रोकना है, फिर खुद से करना है, फिर अगला सवाल देखना है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप बस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है और करते भी जाना है, वीडियो रोक रोक के करना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए थोड़ा डिफरेंट है, ये क्षेत्रफल से संबंधित सवाल है। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 के अनुपात में हैं, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात हैं, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, 2 समरूप त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, 2 त्रिभुज है। और इन दोनों त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात, ये कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। ये कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होगा कि इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। और इसके भुजा का अनुपात क्या दिया है, इसके भुजा का अनुपात दिया है 1:2। ये भुजाओं का इस दोनों के भुजा का अनुपात दिया है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात, इसका एरिया का अनुपात पूछा गया है।
भुजा का अनुपात दिया है और इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो एरिया को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम? AR, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR। इस दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा? इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो संगत भुजा का अनुपात कितना दिया है? 1:2। तो 1/2 के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो 1/2 का वर्ग कर देंगे। 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1/4। तो देखिए कौन सा है? 1/4। क्षेत्रफल का अनुपात क्या? 1/4। ऑप्शन डी में है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया? मैं आपको जिस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी टाइप का सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। बस आपको ध्यान से करते जाना है साथ साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा, 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या क्या आ गया है? यदि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है, और कोण A बराबर है 47 डिग्री, कोण Q बराबर है 73 डिग्री, तब कोण C का मान पूछा है। तो चलिए पहले दोनों त्रिभुज ड्रॉ करते हैं और जो जो मान दिया है उस मान को वहाँ लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहले 2 त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज है आपका PQR। ये त्रिभुज दिया गया है और ये त्रिभुज क्या बोला गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। कैसा त्रिभुज है ये? समरूप त्रिभुज है। और इसमें ABC त्रिभुज में कोण A का मान दिया है 47 डिग्री। कोण A है 47 डिग्री, कोण Q है 73 डिग्री, कोण Q है 73 डिग्री। अच्छा, PQR में कोण Q है 73 डिग्री। तो कोण C का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? कोण C का मान, मतलब इसका मान पूछा है। बड़े आराम से इसको निकाल लेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या बोला गया है कि समरूप है। क्या है? समरूप है। और समरूप त्रिभुज में संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। समरूप त्रिभुज का संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो कोण A का संगत कोण कोण P, कोण B का संगत कोण कोण Q, कोण C का संगत कोण कोण R। ठीक है, तो हमको इसमें क्या निकालना है? कोण C का मान निकालना है। ऐसा बोला गया है सवाल में कि कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़े आराम से कर लेंगे। तो समरूप त्रिभुज का संगत भाग बराबर होगा, संगत कोण बराबर होता है। तो कोण B का संगत कोण कोण Q है और कोण Q का मान दिया है 73। ये भी 73 हो जाएगा कोण B, क्योंकि कोण B का संगत कोण कोण Q है और कोण Q का मान है 73। तो कोण B का भी मान 73 होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होगा। तो देखिए इस त्रिभुज में हमको 2 कोण पता चल गया। एक तो कोण A तो पहले से दिया हुआ था और कोण B का मान अभी हमने संगत भाग कोण बराबर होता है, तो इसका भी मान हो गया 73 डिग्री। और पूछा कौन सा है? कोण C। तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये 2 कोण का मान दिया है, तो इस दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे। तो कोण C क्या हो जाएगा? 180 घटा 73 प्लस 47। 180 डिग्री घटा 73 से 47 जोड़ेंगे, 7 3 10 के 0 बाकी 1 7 4 11 12 120 डिग्री। तो कोण C का मान हो जाएगा 60 डिग्री। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल समझ में नहीं आया तो इसको पीछे करके, वीडियो को पीछे करके फिर से देखना है कि कैसे किया मैंने। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन 6 का ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है, 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में बोला गया है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है। देखिए इस सवाल में क्या दिया था? त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया था और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया था। ठीक है, लेकिन इस 7 नंबर सवाल में क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है और संगत भुजाओं के अनुपात को पूछा है।
ठीक है। तो कैसे करना है, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, किसका अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है यहाँ पर 49:25। तो संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और संगत भुजाओं का अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों का अंडर रूट कर देना है। 49 का भी और 25 का भी वर्गमूल निकाल लेना है। तो 49 का वर्गमूल 7, 25 का वर्गमूल 5। तो संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:5। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता था, क्षेत्रफल का अनुपात होता था संगत भुजा के वर्ग के बराबर। ठीक है, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता था क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसलिए संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, संगत भुजा का अनुपात हो जाएगा दोनों का वर्ग मूल 7:5। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा पूछा गया कि नीचे दिए गए भुजाओं वाले त्रिभुजों में कौन समकोण त्रिभुज है। अच्छा, ये पैथागोरस परिमेय से संबंधित सवाल आ गया। तो ये अब बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो कैसे बताना है आपको, देखिए त्रिभुज क्या है, यहाँ पर 3 भुजा दिया गया है। तो बड़ी भुजा का क्या करना है, आपको वर्ग करना है। तो देखना है आपको कि किसमें, आपको देखना है कि किसका बड़ी भुजा का वर्ग करने पर दोनों छोटी भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर आ रहा है। जिसका ऐसे आ रहा है वही समकोण त्रिभुज है। चलिए करके बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर आपको त्रिभुज का 3 भुजा दिया गया है, त्रिभुज का 3 भुजा दिया गया 8, 15, 17 ये दिया गया है। और आपको चेक करना है कि ये समकोण त्रिभुज का भुजा है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इन तीनों में बड़ी हो, बड़ी कौन सा है 17, तो 17 का स्क्वायर करना है, 17 का स्क्वायर करना है। और देखना है कि इन दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो छोटी भुजा और दोनों कौन कौन सी, 8 और 15, 8 का भी स्क्वायर करना है और प्लस 15 का भी स्क्वायर करना है। ये कुछ नहीं है, पैथागोरस परिमेय से ये चेक होता है। ठीक है, यही तो है पैथागोरस परिमेय। तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, 17 गुना 17 करेंगे 289 आएगा, 8 गुना 8 88 64, 15 गुना 15 225। तो चलिए इसको जोड़िए, 5 4 9 6 2 8 289। देखिए तो इसमें बड़ी भुजा का वर्ग करने पर दोनों छोटी भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज का भुजा है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सवाल नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 8, 15 और 17 क्या है, समकोण त्रिभुज का भुजा है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए ये वाला सवाल देखिए, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप, सर्वागसम, समानुपाती या इनमें से कोई नहीं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप, समरूप बराबर एक ही रूप के होंगे। सर्वागसम नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज तो छोटा बड़ा बनाया जा सकता है ना। सर्वागसम होने के लिए दोनों त्रिभुज का भुजा बराबर होना चाहिए। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ना सर्वागसम होगा ना समानुपाती होगा, समरूप हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए ये करवाते हैं आपको। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई, अच्छा वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण दिया गया है और यहाँ पर वर्ग की भुजा को पूछ लिया गया है। चलिए इसको करके बताते हैं आपको कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक वर्ग बनाना है और इस वर्ग का एक विकर्ण दिया है। आपको पता है ना विकर्ण किसको बोलते हैं, दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण बोलते हैं। और ये तो भुजा है इसका, ये तो भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये विकर्ण है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, डायगोनल, और हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्ण। और इसी विकर्ण का माप दिया है, कितना दिया है 16√2, ये दिया है 16√2। और पूछा किसका मान है, इस भुजा का मान पूछा है। और वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो विकर्ण का मान दिया है और भुजा का मान पूछा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण,
वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपका, √2a। ए मतलब भुजा, √2 गुना भुजा। तो वर्ग का विकर्ण का मान दिया है 16√2, तो वर्ग के विकर्ण के जगह पे लिखते हैं 16√2 बराबर √2 गुना ए मतलब होता है भुजा। भुजा को हम शॉर्ट में लिख देते हैं ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से √2 तो कट जाएगा, बचा क्या, भुजा बराबर क्या बचा 16। तो इस वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा 16। कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये बी, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको। चलिए अगला देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको करवाते हैं। तो अब आपको करवाते हैं ये वाला सवाल करवाते हैं आपको, ये करवाते हैं आपको ये वाला। बगल के चित्र में DE समांतर BC तो x का मान होगा। देखिए यहाँ पर ये DE समांतर BC दिया है तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है। इस बार जो DB और EC का जो मान दिया है वो पूरा मान नहीं दिया है, x के टर्म में दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ 3x - 19 लिखा है, यहाँ पर x - 4 है, तो इसी x का मान निकालना है। तो इसमें भी BPT का यूज करना है और बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। चलिए आपको करके बताते हैं कि कैसे करना है आपको। त्रिभुज है ABC और BC के समांतर यहाँ पर दिया है DE और AD का मान दिया है 4, DB का मान है x - 4 और AE का मान है यहाँ पर 8 और EC का मान है 3x - 19, ये दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो चलिए इसमें BPT का यूज करते हैं और BPT से हम क्या लिख सकते हैं इसको, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD का मान कितना है 4 और यहाँ पर DB का मान कितना है x - 4, AE का मान कितना है 8, EC का मान कितना है 3x - 19, ये दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले कट जाएगा ये 4 4 दूनी 8, इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 गुना 3x - 19, तो 3x - 19 होगा, 1 का गुना इसके साथ करेंगे तो ये होगा, लिखते हैं 3x - 19 बराबर x - 4 गुना 2, तो 2 गुना x, तो 2x प्लस माइनस 4 दूनी 8 -8। इस 2x को इधर लेके आते हैं तो 3x - 2x हो जाएगा। इधर क्या है -8 बचा, इस -19 को उधर लेके जाएंगे तो +19 हो जाएगा। 3x में 2x गया, x बचा और 19 में 8 घटेगा, तो 19 में 8 घटेगा तो हो जाएगा आपका 11। तो x का मान निकल के क्या आ गया 11। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 11, ठीक है। बड़ा आसान सवाल था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया था। देखिए ये भी सवाल दिया गया है यहाँ पर BPT पर संबंधित, तो जो मैंने आपको बताया बड़े आराम से आप इसको भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मान पूछा गया है, AE का मान पूछा गया है, ये त्रिभुज दिया गया है यहाँ पर और इसमें ऐसा कुछ दिया गया, ये AD बटा DB का मान दिया 3 और 5, AC का मान दिया 6.4, तो AE का मान पूछा गया। चलिए इसको भी करवाते हैं आपको, क्योंकि BPT का सवाल तो आएगा ही आएगा, इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा BPT का सवाल करवा रहा हूँ। थेल्स परिमेय का, थेल्स परिमेय से संबंधित सवाल आता ही आता है। तो क्या दिया है यहाँ पर, त्रिभुज दिया है और त्रिभुज दिया है आपका ABC त्रिभुज है और इस ABC त्रिभुज में क्या इसमें बोला गया है कि DE समांतर है BC के। ऐसा बोला गया है कि DE जो है ना समांतर है, किसके समांतर है, BC के समांतर है। DE समांतर है BC के। उसके बाद क्या क्या इसमें मान दिया है, AD बटा DB 3/5 क्या दिया है, इसमें दिया है AD बटा DB, इसका मान दिया है 3/5। इसका मतलब AD का मान 3 और DB का मान 5, AD का मान 3 और DB का मान 5। और क्या दिया है इसमें, AC का मान दिया है 6.4। AC मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा मान कितना दिया है 6.4। AC का मान दिया है 6.4 और मान किसका पूछा है, इसमें पूछा है मान AE का मान पूछा है, बस इसका मान पूछा है, AE का मान पूछा है, ठीक है। तो इसका मान चलिए निकालते हैं, BPT का यूज करेंगे इसमें।
और ये मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए इस तरफ में किसका मान दिया है, इस पूरे का मान दिया है, और इस तरफ में इस दोनों का मान दिया है, और पूछा है ये वाला मान। तो इसको करेंगे ऐसे, ए बी बट्टा ए डी, ए बी बट्टा ए डी बराबर में, जैसे इधर लिखें, पहले इधर क्या लिखें, ए बी, फिर लिखें ए डी, तो इधर भी ऐसे लिखेंगे ए सी, उसके बाद लिखेंगे ए ई। जैसे आप इधर लिखेंगे सेम ऐसे इधर भी लिखना है, ठीक है। ऐसे इधर हम इस तरफ कैसे लिखें, इस तरफ लिखें, पहले हम ए बी लिए, उसके बाद लिए ए डी, तो इधर भी हमको ये पहले पूरा लेना है, उसके बाद फिर इसको ये लेना है, ठीक है, ए ई लेना है। ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए बी ये पूरा है 5 3 8। ए डी कितना है, ए डी कितना है 3। ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 6.4। ए का मान तुमको निकालना ही है, क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्रॉस गुना करेंगे, 8 गुना ए ई क्या हो जाएगा, 8 ए ई बराबर 6.4 गुना 3। तो 6.4 गुना 3 करते हैं, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 6 तिया 18 1 19। यहाँ दशमलव भी है ना एक अंक के बाद, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ए बराबर क्या हो जाएगा, 19.2/8। 8 से इसमें भाग देते हैं, 8 दूना 16, फिर 19 में 16 घटा 3, फिर 2 उतरेगा 32, 8 चौके 32, और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव। तो ए ई का मान निकल के क्या आ गया, 2.4। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बीपीटी से संबंधित मैंने आपको 3 से 4 सवाल करवाए, और क्षेत्रफल से संबंधित मैंने आपको 2-3 सवाल करवाए। तो उम्मीद है कि बीपीटी और क्षेत्रफल से संबंधित आपको सवाल करना अब आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को दोबारा देखिए और करने का प्रयास कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया देखिए, सवाल देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 और 64 है, तो यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 सेंटीमीटर, तो दूसरी त्रिभुज की संगत माध्यिका कितनी होगी। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यहाँ पर क्या माध्यिका से संबंधित सवाल आ गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको माध्यिका से भी संबंधित सवाल बता देता हूँ कि दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज बोला गया ना, दो समरूप त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी और एक त्रिभुज लेते हैं पी क्यू आर। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका, माध्यिका होती है त्रिभुज को दो हिस्से में बांटने वाला, ठीक है, ये होती है माध्यिका। इसका माध्यिका मान लीजिए ए डी है, इसका माध्यिका मान लीजिए, इसकी माध्यिका मान लीजिए पी क्यू आर एस है, पी एस है, ठीक है। माध्यिका मान लेते हैं। ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल दिया गया है। ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है 121, और पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दिया है 64, और इस त्रिभुज के माध्यिका का मान दिया है यहाँ पर 12.1। तो इसकी माध्यिका का मान पूछा है ना, तो इसकी माध्यिका का मान पता करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस माध्यिका का अनुपात निकालते हैं। इस माध्यिका का अनुपात कैसे निकालेंगे हम, जो इस त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात होगा वही इस माध्यिका का भी अनुपात होगा। तो माध्यिका का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। 121 का वर्गमूल 11, 64 का वर्गमूल 8। तो माध्यिका का अनुपात क्या निकल के आ गया 11:8, और पहले माध्यिका का अनुपात में मान क्या आया 11, और 11 का मान क्या है 112.1, क्या मान है 12.1। तो हमको ये अनुपात 8 वाले माध्यिका का मान निकालना है। तो 11 का मान कितना है यहाँ पर 12.1, एक का मान, एक इकाई का मान 12.1/11। 11 से 11 बार में कटेगा, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ से एक इकाई का मान निकल के आ गया 1.1। तो हमको दूसरे त्रिभुज की माध्यिका के बारे में पूछा गया है, तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका का अनुपात कितना है 8 इकाई। तो 8 इकाई का मान कैसे निकलेगा, इसमें 8 से गुना कर देंगे, 11 × 88 और दशमलव है तो 8.8 हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सी 8.8।
तो उम्मीद है कि ये समझ में आपको आया होगा। और देखते हैं किस किस टाइप का इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF ये समरूप है। AB बराबर 1.2 है, DE बराबर 1.4 है। तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात, अच्छा ये भुजा दिया है, ये क्या दिया है, भुजा दिया है। और AB किस त्रिभुज का भुजा है, ABC त्रिभुज का भुजा है। और DE किस त्रिभुज की भुजा है, DEF त्रिभुज की भुजा है। AB और DE कैसी भुजा है, यहाँ पर संगत भुजा है। संगत भुजा का मान दिया है, तो संगत भुजा का हम अनुपात निकालते हैं। संगत भुजा AB बटा DE, इसका मान कितना दिया है, AB का मान 1.2 और DE का मान 1.4। तो ये संगत भुजा है। यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। 2 से 6 बार में 2 6 12, 2 7 14। तो संगत भुजा का अनुपात क्या निकल के आ गया, 6:7। तो इस क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, 6/7 का वर्ग हो जाएगा। 6/7 का वर्ग मतलब 6 के 36/49। तो इसका हो जाएगा ये 36:49। तो मैंने आपको जितने भी इसके इम्पोर्टेंट थे त्रिभुज का वो करवा दिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा वीडियो लेक्चर। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। कल हम करेंगे ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, ये कल करेंगे। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।